पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संविधान के जानकार और एक तरह से अगर मैं ये शब्दों में कहूं कि विशेषज्ञ हैं। राम नारायण यादव तो गलत नहीं होगा। हरियाणा विधानसभा में एडिशनल सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। पंजाब में जो विधानसभा में एडवाइज़र के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। लंबा अनुभव इनका रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद लिखने का भी इनको शौक़ है और रिसर्च करने का भी इनको शौक़ है। भले ही एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हों, लेकिन विचारधारा जो है इनकी, लिखने की जो विचारधारा है उसको लेकर कई पुस्तकें भी इनकी मार्केट में आ चुकी हैं। बातचीत करेंगे यादव जी से। यादव जी, शुरुआत करूंगा सबसे पहले आपकी पुस्तकों की। कौन कौन सी पुस्तकें अभी तक आपने लिखी हैं? धन्यवाद धरनी जी। मैंने सबसे पहले तो लिखी है पब्लिक पर्स एंड इट्स मैनेजमेंट। दूसरा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दी है कि सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस दिए हुए हैं तथा पार्लियामेंट्री टर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स उसमें दी हुई है। इसके बाद मैंने सबसे बढ़िया मेरी किताब है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो करीब 800 पेज की है। उसकी विशेषता ये है कि हमारा संविधान का आर्टिकल क्या है और उस आर्टिकल को बनाते टाइम हमारे एमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स ने क्या क्या बातें कही थी उसके पक्ष में और विपक्ष में। और तीसरी बात उसी आर्टिकल की ये है कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने उस आर्टिकल के बारे में क्या कहा है। तो ये किताब मेरी मैकेनिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद डॉक्टर सुभाष कसर जी से कहने पर मैंने हिंदी में एक संविधान परिचय लिखी। उसके बाद मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ, जो मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पर लिखी है मैंने आर्म्स विदाउट लाइसेंसेस। इस तरह मैंने 6 किताबें लिखी हैं अभी तक। और मेरी एक कोशिश है कि मैं एक किताब, अगर हो सकती है, टाइम मिला, समय मिला, तो 2025 में नए मुख्यमंत्री जी से, चाहे ये हों चाहे दूसरे हों, मैं उनसे रिलीज कराने की कोशिश करूँगा। यादव साहब, ये तो बात होगी पुस्तकों की, लेकिन एक सब्जेक्ट और मेरे दिमाग में बर्निंग सब्जेक्ट है और निसंदेह आपका जितना अनुभव है उस पर आपकी पकड़ भी होगी। सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में गठबंधन का है। गठबंधन चाहे देश में हो चाहे राज्यों में हो। हरियाणा की बात आपसे बाद में करूंगा मैं, लेकिन गठबंधन धर्म कब से निभाया जा रहा है? क्या आज़ादी से पहले भी था ये? देखिए धरनी जी, हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो बड़ी यूनिक है और इसमें आप देखेंगे कि संविधान कहीं भी ये नहीं कहता है कि किसी पार्टी का बहुमत होना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 189 ही ये कहता है कि कोई भी डिसीजन सदन में बहुमत से होगा। किसके बहुमत से होगा ये साइलेंट है। तो इससे हम प्रिज्यूम करते हैं कि जो भी सरकार होगी बहुमत की होगी, चाहे वो एक दल का बहुमत हो चाहे वो गठबंधन का बहुमत हो। अब जहाँ तक गठबंधन के बहुमत की बात है तो इसको वैधानिक और संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। मैं इसको आगे बताऊंगा और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र में यह लोकतंत्र की बाध्यता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जनता की आवश्यकता है। नंबर 3, ये संसदीय दल या राजनीतिक दल उनकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि कोई भी चुनाव साधारण प्रक्रिया नहीं है, उसमें जनता का धन व जनता की शक्ति लगती है और बार बार चुनाव होना जनता पर और देश पर भार पड़ता है। और ये हमारे संविधान निर्माताओं ने, जब हमारी संसदीय प्रणाली विधानमंडलों की टेन्योर की बात हो रही थी, तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कंक्लूड करते हुए ये कहा था कि जल्दी जल्दी चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस पर जनता के ऊपर धन का भार पड़ता है, जनशक्ति का। उन्होंने भी ये बात कही थी। तो इस वजह से गठबंधन एक संवैधानिक बाध्यता है, जिम्मेदारी जनता के दलों की है। देश की आज़ादी से पहले 1947 से पहले भी क्या ऐसे गठबंधन कहीं हुए? जी, मैं आपको यही आगे बताने जाने वाला था कि ये प्रथा बहुत पुरानी चली हुई है। मैं बहुत दिन पहले नहीं जाता, क्योंकि आपने ये हमारी संसदीय प्रणाली या जनप्रतिनिधित्व जो प्रणाली है ये 5000 वर्ष पुरानी है, हमारी जो हिस्ट्री है। लेकिन आज़ादी से पहले जब हमारी पहली इंडियन गवर्नमेंट बनी थी 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, वो ही गठबंधन की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग थी। इसके बाद जो 1921 के बाद और 46 तक हमारे जनप्रतिनिधित्व संस्थान चल रहे थे, तो तब
1937 के बाद में जितने भी इलेक्शंस हुए उनमें सभी में पंजाब में आई थी और कुछ जगह कांग्रेस मेजोरिटी में आई थी, लेकिन 4-5 ऐसे राज्य थे जहां मेजोरिटी नहीं आई और वहां गठबंधन की सरकार 1937 में बनी थी और उसके बाद भी गठबंधन की सरकार आज़ादी से पहले और आज़ादी से बाद भी बनती रही है। जनप्रतिनिधि अधिनियम, ये ऐसा अधिनियम है जिसके बारे में आम जनता निसंदेह जानना चाहेगी। मैं अपने दर्शकों के लिए सीधा सवाल दूंगा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हमारे 1950 और 1951 में हो चुकी थी, जब मतदाता बनाने की प्रक्रिया जिसमें आती है उसमें रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, जिसमें हमारा एक चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया होती है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स 1951 है। तो ये 50 और 51 में हो गए थे, लेकिन चुनाव जो हुए थे उस टाइम पर इनकी कंप्लीशन नहीं हुई थी, लेकिन इनकी भूमिका तैयार हो गई थी। गठबंधन राजनीतिक दलों के लिए जरूरत है या मजबूरी? देखिए, जैसे कहा, इसको जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जनता की आवश्यकता के लिए, जनता का धन बचाने के लिए, जनता की शक्ति को बचाने के लिए ये जिम्मेदारी है। आवश्यकता तो ये लोकतंत्र की है, हमारे संसदीय दलों की या राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस गठबंधन को बनाएं और उसको चलाएं, चाहे वो चुनाव से पहले है चाहे चुनाव के बाद में है। क्योंकि ये देखने में अक्सर आता है कि चुनाव के बाद में भी बहुत गठबंधन बने हैं और उनको शिकार होना पड़ता है दूसरी राजनीतिक दलों से कि ये उनके विपरीत विचारधारा पर चुनकर आए हैं, तो ये कैसे बने। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी विचारधारा बेशक विपरीत हो, लेकिन वो जनता के हित में होती है, जनता की जरूरत को पूरा करने के लिए होती है, जैसे पहले बताया। और ये जिम्मेदारी गठबंधन ये संसदीय दलों की, यानी कि जो विधानसभा में दल होते हैं या राजनीतिक दलों की हैं कि वो गठबंधन करें, बेशक विचारधारा विपरीत भी रही हो, क्योंकि लोकतंत्र की आवश्यकता बाध्यता है और जनता की जरूरत है और हमारी दलों की जिम्मेदारी है। देश की आज़ादी से पहले यानी 15 अगस्त 1947 से पहले 1946 का एक आपने जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग, इन दोनों के गठबंधन का, तो तब किन परिस्थितियों में गठबंधन हुआ जबकि भारत गुलाम था? देखिए, उस टाइम काफ़ी प्रेशर पड़ा हुआ था आज़ादी का, और जब लॉर्ड बॉविल आ गए थे तो उन्होंने 1945 में लास्ट जो मीटिंग हुई थी इंडियन मुस्लिम लीग की और इंडियन लीडर्स की, दूसरे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, शिमला में हुई थी और वहाँ पर तकरीबन तय करने के लिए ये मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पर कुछ ये भूमिकाएं बनी थी कि हम क्या करने वाले हैं और हम क्या चाहते हैं। तो वहाँ दोनों दल आपस में अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया चाहती थी, मुस्लिम लीग ने 1940 में ही रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि हम अलग पाकिस्तान चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर यह तय हुआ कि फिलहाल हम 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर सिस्टम चलाना चाहते हैं और उसके लिए ये तय भी हुआ कि गवर्नमेंट बनाएंगे। और तब ये गवर्नमेंट बनाने का प्रोसेस हुआ, साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का बात शुरू हुई। तो वहाँ इस तय पर गवर्नमेंट बनी थी कि दोनों दल इसमें शामिल होंगे और बाद की बातें बाद में देखेंगे। गठबंधन की बात हरियाणा की करें, पर्टिकुलर हरियाणा में गठबंधन बहुत देखे जा रहे हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, तब से लेकर आज तक कई सरकारें आई गठबंधन में। देखिए, हरियाणा की तो राजनीति बड़ी यूनिक है और मैं आपसे यहाँ से उसे पहले नहीं जाता। ये एंटी डिफेंसर लॉ, जैसे आपको पता है, 1985 में आया था। उससे पहले तो 82, 87 और 1966-67 का हमारा कमाल का ही राजनीतिक अनुभव रहा है। तो 1966 में हरियाणा पहली दफ़े बना। हमारा पहला चुनाव हरियाणा का हुआ था 1967 में। उसी में हमारी सरकार गठबंधन की बनी थी और वह कुछ ही दिन चली थी। उसके बाद 1982-87 वो आपको पूरी तरह याद है कि कितना उसमें दल बदल हुआ, जबकि 85 में कानून भी आ गया था। उसके बाद आप देखिए कि 1996 और 1999 में उसमें भी
जो मेजोरिटी पार्टी जो लीड कर रही थी गवर्नमेंट को, उसी में डिफेक्शन हो गया। और उसके बाद जो पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई फिर डिफेक्शन हो गया, तो ये डिफेक्शन उसमें हुआ। अब आप देखिए इसके बाद 2009 और 2014 में, और जैसे कि गठबंधन आज भी है 2014 और 2019 में। 2009 में भी 40 सीट वाला बड़ा दल लीड कर रहा था, आज भी 40 सीट वाला बड़ा दल लीड कर रहा है। लेकिन आज के अब 41 सीट होगी जी आदमपुर आ गई। हाँ, ये मैं 40 सीट उस टाइम जब जीत गई थी, अब 41 हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं यही बात आ रहा हूँ, उनकी वो क्लेम कर रहे थे हमारी 46 हो गई है। जो मैं उसी बात पे आ रहा था, जो यूनिकनेस में आज के गठबंधन की कर रहा हूँ कि उस टाइम दोनों 40 या 41 के साथ लीड कर रहे थे वो, और उनका जो साथी थे गठबंधन वाले, वो कुछ ही महीनों में टूट गए थे। और आप देखते होंगे कि आज का गठबंधन दोनों लीडरशिप किस तरह चल रही है। हालांकि मैं इसको राजनीतिक तौर पर नहीं ले रहा, मैं इसको संसदीय प्रणाली के तौर पर ले रहा हूँ, और ना ही मैं किसी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट कर रहा, लेकिन ये किसी लीडरशिप का ही ये देन है कि ये गठबंधन चल रहा है। और अभी तक ऐसी कोई धारणा या ऐसा कोई बुराई पैदा नहीं हुई है कि किसी दल में कोई दल बदल की बात पैदा हो गई। सबसे बड़ा इशू ये है कि जब भी जरूरतों के अनुसार से गठबंधन होते हैं, हरियाणा का जिक्र करूँगा मैं पर्टिकुलर, कई राजनीतिक दल तो चुनाव से पहले गठबंधन आपस में करके आ जाते हैं। जैसे आपने अभी 2009 से 2014 का भी एक एग्जाम्पल दिया, उस टाइम भी जो एक राजनीतिक दल था, क्षेत्रीय दल था, उसके जिस तरह से विधायकों ने दल बदल किया, क्योंकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है दल बदल, इस पर आपने पुस्तक भी लिखी है, वो दल बदल का मजाक सा नहीं बन जाता कई बार जब लोग दल बदल कर देते हैं? देखिए जी, ये हमारी 2002 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी रिपोर्ट आई हुई है, और वो बड़ी रिपोर्ट अच्छी है। उसके कुछ पार्ट्स तो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, कुछ पार्ट इम्प्लीमेंट्स होने हैं। उसमें साफ कहा गया है कि जो मेंबर सदस्यता छोड़ता है उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जानी चाहिए। इसको दल को, इस कानून को सख्त बनाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई है, और स्पीकर साहब को भी की पावर्स के बारे में भी बात कही गई है, और टाइम लिमिट के बारे में भी बात की गई है। तो दल बदल गलत है, क्योंकि वो किसी एक विचारधारा के ऊपर जीत कर आते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि राजनीति जनता की सेवा के लिए है। जनता की सेवा एक एमएलए ज़्यादा कर सकता है, एक मिनिस्टर कम कर पाते हैं, क्योंकि मिनिस्टर की एक जिम्मेवारी हो जाती है और एक एमएलए खुले हुए होते हैं अपने काम करने के लिए। तो हम को ये सोचना चाहिए कि क्या हम जनसेवक हैं या स्वयं सेवक हैं। स्वयं सेवक मैं और किसी और चीज़ के नहीं है, लेकिन कि मैं अपना हित ऊपर चाहता हूँ या जनता का हित ऊपर चाहता हूँ। तो हमारी जो ये दल बदल की धारणा पैदा होती है वो वहाँ होती है जहाँ हम अपने स्वयं हित को जनता के हित से और लोक हित से ऊपर रख लेते हैं। नहीं तो एक एमएलए जनता की सेवा करने के लिए ज़्यादा पावरफुल है। यादव साहब, जो वर्तमान राजनीतिक गठबंधन है हरियाणा के अंदर, जिन राजनीतिक दलों का है, क्या इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक दलों का तो मैं टिप्पणी करने के लिए, मैंने सबकी बारे में मुझे एक्सपीरियंस भी बहुत है और वो भी बहुत है और आदर सम्मान भी बहुत, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। तो ये वर्तमान गठबंधन आपको इसका भविष्य क्या नजर आता है? देखिए, कोई भी गठबंधन है, गठबंधन चलता ही इसी वजह से है। और गठबंधन की यूनिक, जहाँ एक गठबंधन की कमी है ना, कि वो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे खतरा रहता है हर टाइम, वहाँ इसकी क्वालिटी ये भी है कि इसमें काम ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो गठबंधन का छोटा दल होता है वो कोशिश करता है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालें। बड़ी पार्टी का तो बड़ा भाई है, वो तो अपने काम निकालेंगे ही, लेकिन इसमें एक प्रेशर चलता है। ये मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं थ्रू आउट इंडिया की बात करता हूँ। और आपने देखे भी होंगे कि ऐसी सरकारें बनी हैं जिनके जो लीड की हैं ऐसी पार्टी ने, जिनके पास कोरम भी नहीं था उस हाउस का,
लेकिन उन्होंने लीड किया है। तो वहाँ गिव एंड टेक मतलब काम करने का गिव एंड टेक इस बेस पर चलता है कि जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हैं या जो हमने जनता से वादे किए हैं या जो जनता के हित के काम हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, तुम भी करो और हम भी करें, क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर सरकार में कि कोई डिपार्टमेंट किसी के पास है, कोई डिपार्टमेंट किसी के पास है। तो ये धारणा एक पैदा होती है और साथ ही ये भी होती है कि जो मेन चीज़ है कि आगे की होड़ लगी रहती है, स्वतंत्र तौर पर वो काम करते हैं कि हमें आगे और अच्छा बढ़ना है, अच्छा रहना है। अब इसमें आप देखिए कि हमारे ये बाबा फादर ऑफ द लोकसभा थे मावलंकर, उनकी ये धारणा थी 1949 में कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र तब उन्नति की तरफ बढ़ सकता है जब कम से कम विशेषकर दो दल हों जो पक्ष और विपक्ष की सत्ता का बैलेंस कर सके। तो ये तो धारणा 1949 में ही हमारे राजनेताओं की पैदा हो गई थी और उसी के बेस पर अब आप देखेंगे कि 1980 में 1990s में एनडीए और यूपीए की उत्पत्ति हुई। अब आज हिंदुस्तान में एनडीए और यूपीए दोनों दल ही लीड कर रहे हैं, बने हुए हैं और क्षेत्रीय दल कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन हमारी जो प्रथा है संसदीय, ये तकरीबन दो दल यूपीए और एनडीए के बेस पर ही चलने जैसी दिखती है। मैं एक सवाल ऐसा लूँगा जो भविष्य से जुड़ा हुआ है। भविष्य किसी ने अभी देखा नहीं, भविष्य अभी गर्भ में है, उसके भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को पता भी नहीं है, लेकिन एक अनुभव के आधार पर आपको क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति क्या भविष्य में गठबंधन आधारित रहेगी? देखिए, अगर आप ये देखें, जैसा भी मैंने बताया है, इसका एनालिसिस तो आप खुद भी कर लेना कि जब भी गठबंधन की सरकार बनी है और उसके बाद कौन सी सरकारें आई हैं, तो इसी से लग जाता है कि हमें जो आज की सरकारें हैं और जैसी आज की सरकारों के नेतृत्व, बड़ा नेतृत्व, मैं छोटे नेतृत्व की बात नहीं कर रहा, विशेषकर केंद्रीय नेतृत्व जिस धारणा से, जिस भावना से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो दूरदर्शिता के साथ काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने हरियाणा नहीं, वो पंजाब की तरफ भी देख रहे हैं और दूसरी स्टेटों की तरफ भी देख रहे हैं। वो सक्षम हैं और बड़ी सोच समझ कर चलेंगे और मुझे लगता है कि वो पीछे का एक्सपीरियंस देखते हुए इन बातों को संभाल पाएंगे। पंजाब में भी गठबंधन रहा, अकाली दल का जिक्र किया जाए, बीजेपी का बहुत लंबा गठबंधन रहा है इनका, वो भी टूटा। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन रहा है महाराष्ट्र में, वो भी टूटा। बहुत लंबे गठबंधन रहे हैं। देखो, वो टेम्परेरी टूटे थे। शिवसेना का तो मैं बहुत दूर हैं उनका, मैं क्योंकि उनका अभी लीगलिटी में गया हुआ है, उस केस को मैं नहीं कहता कि कैसे टूटा कैसे नहीं टूटा, लेकिन पंजाब के बारे में तो मुझे पता है कि वो एक किसानों के उस पर टूटा था। वो कोई आपस के डिस्प्यूट के ऊपर नहीं टूटा था कि दोनों गठबंधन में कोई ऐसी दरार आई हो या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई हो। वो एक किसानों के हित की बात थी जो मोमेंट्री उस टाइम हो गई थी। उन्होंने पर यादव साहब, जब भी कभी अलग हुआ जाता है, घर परिवार हो, समाज हो या कहीं भी दरार आती है, तो किसी न किसी बात को बेस तो बनाया ही जाता है। हाँ, बेस तो बनना ही पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी समझदारी भी दिखानी होती है और थोड़ी सी वाचन जो कहते हैं वो भी करना पड़ता है। तो गठबंधन तो ये थोड़ा सा सहनशीलता पर और दूरदर्शिता पर, इन्हीं बातों पर चलता है और जनता के हित के कामों को, कॉमनवेल्थ को देखते हुए इन्हीं बातों से चलता है। धन्यवाद। वॉच एंड वेट, गठबंधन धर्म का यही प्रिंसिपल है और संयम संतोष ये निभाना आना चाहिए, तभी गठबंधन निभा करते हैं। भारतवर्ष के अलग अलग कोनों में कहाँ क्या गठबंधन रहे, लंबे विषय पर वार्ता की राम नारायण यादव ने। राम नारायण यादव जो हैं संविधान के बहुत अच्छे जानकार हैं, हरियाणा के एडिशनल जो सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हुए हैं हरियाणा विधानसभा से, और पंजाब के एडवाइज़र रहे हैं विधानसभा के, हर बारीकियों को जानते हैं, कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। इन पर गठबंधन धर्म पर इसलिए लंबी चर्चा की, लंबा एक विषय लिया गया क्योंकि गठबंधन आजकल देखा जाए चाहे केंद्र हो या राज्य, उनकी एक आवश्यकता बनता जा रहा है। और जिक्र किया जाए पटना में भी आज गठबंधनों को लेकर कई गठबंधन वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, मुद्दे चाहे कोई हो, लेकिन राजनीतिक दल किसी न किसी बात पर, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर अपने डफली, अपने राग अलापने की तैयारी में है।
कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।